एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार, क्योंकि मैं फिर से वापस आ गई हूँ और एक नए रूप के साथ में। होता है, समय लेना चाहिए खुद को समझने के लिए, खुद को परखने के लिए, थोड़ा खुद को बदलने के लिए, थोड़ा सा खुद को जानने के लिए। वो समय मैंने कुछ समय सब चीज़ों से दूर होकर वो मैंने अपने आप को दिया, अपने आप को जाना कि असल मायनों में एहसास क्या है, उनकी ज़रूरत क्यों है और वो हमारी ज़िंदगी में होते ही क्यों हैं। हमारे एहसास हमारा आईना होते हैं। एहसास हमें ये बताते हैं कि हम क्या हैं, क्या थे और क्या बनते जा रहे हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, तो उसे सही कर लें। थोड़ी देर के लिए पॉज लो, रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ और ये जानो कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और अगर लग रहा है कि ये कर रही हूँ वो सही है, तो करते जाओ, क्योंकि एहसास हमें सही और गलत की पहचान भी सिखाते हैं। इमोशंस इन्हीं को कहते हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, इमोशंस जिन्हें मैंने इन दिनों काफ़ी अच्छे से समझा, जाना और देखा है। और हाँ, अगर गलत लग रहा है ना, तो रुक जाओ, 2 पल ठहर जाओ। इत्मीनान से खुद के साथ बैठकर ये पूछ लेना चाहिए कि मेरे साथ क्या गलत है, क्यों मुझे बुरा लग रहा है, क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। ये जानना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी एक रोबोट की तरह हो जाती है, एक मशीन की तरह हो जाती है, जिसमें कुछ फंक्शंस डाल दिए हैं। सुबह उठना है, खाना खाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है और काम पर ध्यान देना है, नई स्किल्स सीखनी है, अच्छा काम करना है, रात होते ही सो जाना है, फिर वही दिन रिपीट करना है और ऐसे ही ज़िंदगी पूरी गुजार देनी है। इसमें कोई मज़ा नहीं है। असल मायने ज़िंदगी के ये हैं कि कल क्या होगा ये हमें पता ही नहीं हो, और कल क्या होगा ये पता ना होने की वजह से ही हमें वो महसूस होता है जिन्हें हम एहसास या इमोशंस कहते हैं। इसीलिए तो हमारे इस फैमिली का नाम इमोशंस है, वांगशन इन इमोशंस। हमारे हर एहसास में वांगशन है, हर एहसास में, चाहे वो दुख का हो, खुशी का हो, गम का हो, गुस्से का हो, प्यार का हो, जलन का हो, या तो फिर दूर होने का, अकेलेपन का एहसास हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा वांगशन हमारे साथ हैं। हमारे वांगशन इन इमोशंस इस नाम के परिवार में हम बस कोई कहानी नहीं सुनते और सुनाते, हम यहाँ एहसासों का मतलब सीखते हैं। मेरी लिखी कहानी के कुछ शब्दों से कोशिश करूँगी कि आपको किरदारों के भाव और एहसासों से रूबरू करा सकूँ। और हाँ, ये बस कुछ किरदार नहीं है, हमारे अंदर के दबे हुए वो ख़ास एहसास हैं जो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते, और अगर गलती से कभी आ जाते हैं तो लफ्ज़ों से आगे आने की हिम्मत ही नहीं करते। प्यार हो या तकरार, या हो फिर किसी से नफ़रत का बेशुमार, सब मुस्कुराहट के पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। नज़र कुछ आते हैं और कुछ अंदर ही दब जाते हैं। बताना ये चाहती हूँ कि मेरा कमबैक हुआ है एक नए अंदाज में, तो कुछ नए अंदाज में, कुछ नई कहानियों से आपको मिलवाऊँगी। एक नए सफ़र की शुरुआत करूँगी जिसमें आप सबको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे एहसास, बहुत सारी भावनाएं, आप उनमें, उनके समुद्र में गोते लगाओगे और बड़ा मज़ा आएगा। आज की कहानी की बात कुछ नई इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाना चाहती हूँ, मैं आपको उस कहानी में जो किरदार है ना, उनसे रूबरू कराना चाहती हूँ। उनको एक ज़रिया बनाकर वो महसूस कराने की कोशिश करूँगी जो उस कहानी में मैं खुद महसूस करती हूँ। कभी कभी हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कहानियों में। कोशिश रहेगी आपको आपका दिखाई दे, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। और अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया किसी में, तो आपको उससे प्यार होना लाजमी है। वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि इतने समय के बाद जो लौट कर आई हूँ, बताने को, जताने को, दिखाने को बहुत सारे एहसास हैं, पर हम यहीं पर थोड़ा ब्रेक लगा देते हैं, वरना मैं तो बोलती जाऊँगी और पता नहीं कितना टाइम और ले लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। खैर, फ़िलहाल के लिए यहीं पर
फुल स्टॉप लगा देती हूँ और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वो कहानी जो मैंने अपने दिल से लिखी है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं अपने सारे जज्बातों को पानी की तरह बहा दूँ, जिनको आप साफ साफ खुली आंखों से आराम से देख सको और जान सको कि आखिर यहाँ क्या अलग है। चलो तो फिर मेरी इस प्यारी सी कहानी को, जिसका नाम है लॉस्ट यू इन द डार्क, स्टार्ट करते हैं। जो कि एक लॉन्ग एफ है, या कहूँ नॉवल है, जिसमें सारे इमोशंस मैंने बहुत दिल से पिरोए हैं। उम्मीद रहेगी और कोशिश रहेगी कि आप तक भी वो सारे एहसास पहुंचा सकूं। कैसा लगता है जब वो इंसान जिससे आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करते हो, या कह सकते हैं सिर्फ उसी के लिए जी रहे हो, उस एक इंसान ने आप में इतना 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 ज़्यादा विश्वास किया है कि हर कोई गलत हो सकता है, उसका खुद का प्यार गलत हो सकता है, पर आप गलत नहीं हो सकते। वो इंसान जिसने आपको एक माँ की तरह प्यार किया हो, अपने बेटे से बढ़कर माना हो तो उसकी उम्र उतनी ही कच्ची जितनी आपकी है, पर फिर भी उसकी सोच और विचार कई गुना ज़्यादा बड़े हों। उसका दिल तो इतना बड़ा हो कि अपने खुद के भाई के सामने आकर खड़े हो जाओ आपके लिए, अपनी खुद की माँ के आगे आकर आपको बचाओ, अपने पिता से आपके लिए बातें करो, अपने दिल में आपके लिए सारी खुशियाँ समेटने की हमेशा हमेशा प्रार्थना करते रहना। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा? क्या चैन से जी पाएगा वो इंसान, या चैन से 2 पल के लिए भी सांस रोक पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही तो हुआ था विंग के साथ। विंग जहाँ पर नाइटलेस सिटी में, बैटलफील्ड में, अपने आंखों के सामने अपनी बहन की बेजान पड़े शरीर को देख रहा है। उस शरीर को जिसमें अब जान नहीं बची, उसकी बहन जिसने उसे एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक दोस्त की तरह प्यार किया, चाहा, जाना, समझाया, हमेशा साथ दिया, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। उसको क्या लगना चाहिए अब? विंग जहाँ एक अंधेरे में डूबता सा महसूस करता है। इस दुनिया में उसके लिए अब कोई नहीं बचा, कोई भी तो नहीं है। उसकी ज़िंदगी, उसका इकलौता प्यार, उसकी बड़ी बहन यानली अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी उसी की वजह से, उसकी कुछ गलतियों की वजह से। क्यों उसने ये गलत रास्ता अपनाया? उसे ये रास्ता अपनाना ही नहीं चाहिए था। दूसरों को बचाने के लिए उसने अपनी बहन की कुर्बानी दे दी। ये बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है। विंग वहीं उस बैटलफील्ड में, जहाँ उसकी जान पर हर पल एक खतरा मंडराया हुआ है, वहाँ उसकी फ्लूट वहीं नीचे पड़ी हुई है। कांपते हुए हाथों से वो यानली को हाथ लगाने की कोशिश करता है और जियांग चिंग तुरंत उसके हाथ को पीछे झटक देता है और कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरे माँ बाप को तुमने ले लिया, मेरी बहन जो मेरा इकलौता परिवार थी उससे भी तुमने छोड़ा नहीं। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, निकल जाओ। विंग जो उदास है, दुखी है, दर्द में है, अपनी कांपती आवाज़ में कहता है, ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे काबू में नहीं है, ये मैंने नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं किया। सच्चे नाम मत लो उसका अपनी गंदी जुबान से। निकल जाओ यहाँ से, थोड़ी भी शर्म बची है तो निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। विंग ने जान के बारे में सोचा। जान? क्या उसकी जान बची है उसके शरीर में अब? क्या अभी भी हिम्मत है उसके अंदर जिंदा रहने की, जब उसके पास अब कोई बचा ही नहीं? उसने जिन लोगों को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, कोई नहीं बचा। अपने परिवार से, अपने सेक्ट से सबसे दूर होकर वो वैन्स की रक्षा कर रहा था। उनमें से एक वैन भी जिंदा नहीं बचा। वैनचिंग, वैनिंग, ग्रैनी वैन, शूशू, हर कोई इस दुनिया में नहीं रहा, सब उसे छोड़कर चले गए। और अब उसकी इकलौती आशा, उसकी बहन,
वो भी तो इस दुनिया में नहीं रही। उसने तो अरे उस छोटे से बच्चे के सर से माँ बाप दोनों का साया छीन लिया, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं है। उस बच्चे को तो अपनी माँ की अपने बाप की शक्ल याद तक नहीं होगी। उस बच्चे से विंग ने सब कुछ छीन लिया है। कैसे इतना बोझ, इतना दर्द लेकर वो जिंदा रह सकता है? हिम्मत नहीं बची, हिम्मत नहीं है अब और ज़्यादा लड़ने की। बस अब कहीं अंधेरे में सो जाना चाहता है वो, कहीं गहरी नींद में खो जाना चाहता है वो। एक बार सोकर कभी नहीं उठना चाहता। एक बार जो आंखें बंद करे तो इस बेरहम दुनिया से जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया, इस दुनिया से जिसने उसे जीने की एक आखिरी उम्मीद तक नहीं बचने दी, अब वो वापस आना नहीं चाहता, ना यहाँ रुकना चाहता है। विंग वहाँ से खड़ा होता है और सबके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। देखता है सब लोग उसके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अपनी बहन को मार चुका है। विंग ने अपनी बहन को मार दिया। क्या विंग मार सकता है अपनी बहन को? ये लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, किस चीज़ के लिए? पावर के लिए? क्या चाहिए इन लोगों को? इन आयरन चाहिए ना, इन आयरन चाहिए। विंग ने इन आयरन का टुकड़ा हवा में उछाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी सब लोग जैसे बटोरने में लगे हैं और विंग अब हंस रहा है, आंखों में आंसू लिए, टूटे हुए दिल के साथ में वो हंस रहा है। वो हंसी जो किसी को भी अंदर से जो जोड़ने के लिए काफ़ी होगी। पर क्या कोई इस टूटे हुए बिखरे हुए विंग को देख पा रहा है? नहीं। आज तो सबकी आंखों में एक ही इंसान दिखाई दे रहा है, ईलिंग पैट्रियार्क। विंग नहीं। वो विंग जो इस समय सबके सामने है, वो तो कहीं उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें बस ईलिंग पैट्रियार्क नज़र आ रहा है, जो घमंडी है, निर्दयी है, जिसने अपनी बहन को, अपने ब्रदर इन लॉ को, सारे वेंस को, सब लोगों को मार दिया, हर किसी से दूर हो गया। वो एक काला साया है, एक ऐसा काला साया जो जिसकी ज़िंदगी में जाएगा उसे मार डालेगा। विंग हंसते हंसते पीछे की तरफ जा रहा है। आंखों में आंसू हैं, आंसू बंद नहीं है। वो जब एकदम छोर पर पहुंच जाता है उस पहाड़ के जहाँ से वो नीचे गिरने वाला है, या कहो अपनी मर्ज़ी से उस गहरी खामोशी में खोने वाला है, जहाँ पर कोई उसे नहीं देखेगा, कोई उसके पास नहीं आएगा। वहाँ वो अपनी बहन से मिल पाएगा, उसकी सीजे से मिल पाएगा, जिससे वो ढेर सारी बातें करेगा और कहेगा कि सीजे, आप मुझे उस बेरहम दुनिया में क्यों छोड़ कर आ गए? थोड़ी देर और रुक जाते, आप मुझसे एक बार कह देते कि आशियान, या तो मुझे चुनो या फिर बाकी लोगों को, तो खुशी खुशी मैं आपको चुन लेता। पूछेगा विंग ये सब अपनी बहन से और नाराज़ भी होगा, सब कुछ कहेगा, खुल कर कहेगा। और उस पिकॉक से भी तो लड़ना है ना, वो भी तो उसे उसी दुनिया में मिलेगा जहाँ उसकी बहन है। तो विंग ज़रूर जाएगा, अभी निकलेगा, अपनी बहन के पास जाएगा, वो उससे मिलेगा। विंग आखिरी बार अपने सामने उस एक इंसान को देखता है जिसने इस पूरे सफ़र में उससे दिल से नफ़रत की है। उस इंसान को देखते हुए विंग की एक आंख से एक आंसू निकलता है, उसके गालों से होते हुए उसकी चिन पर आकर के नीचे गिर जाता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जैसे ही गिरने वाला था वैसे ही कोई उसका नाम लेकर चिल्लाता है, वी। वो इंसान जैसे घबरा गया था, सकपा खा गया था और इतना ज़्यादा हैरान हो गया था कि वो कुछ कहने के लायक नहीं था। बस वो दौड़ कर उस जगह पर आता है और विंग का हाथ थाम लेता है। विंग को महसूस हुआ कि वो उस नींद में खोया नहीं, कहीं टकराया नहीं, कोई चोट नहीं, कोई दर्द नहीं। ये कैसी मौत हुई? यहाँ पर वो तो भी मरा ही नहीं। विंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सबसे बड़े दुश्मन ने, या कहो सबसे बड़े हेटर ने उसका हाथ थामा हुआ है। वो देख सकता है ये वांगजी जो उससे दिल से नफरत करते हुए आया है, वो भी उस दिन से जब से वो पहली बार क्राउड रेसेस में मिले थे, तब से इस इंसान ने उसका हाथ थामा हुआ है। विंग कहता है, लहनजन जाने दो,
वांग जी जो भी थामे हुए है विंग का हाथ, विंग को दिख रहा है कि वांग जी के हाथ से खून बहता जा रहा है। उसका हाथ जैसे किसी ने काट दिया है, जिसकी वजह से वहाँ से खून बस बहता जा रहा है। विंग देखता है उसके पीछे से जियांग चेंग अपने हाथ में तलवार लेकर आ रहा है। जियांग चेंग ने अपनी तलवार हवा में उठाई है। विंग मुस्कुराने लगा। चलो, मौत आई भी तो उसके भाई के हाथों ही। ये भी तो कितनी गर्व की बात है ना, किसी अपने के हाथों से मरना कितनी गर्व की बात है। विंग यही सोचते हुए मुस्कुराता है। वो घर वापस जाकर ना अपने जीजा को ज़रूर बताएगा कि उसे यहाँ पर अचिंग ने भेजा है। अचिंग ने जीजा का ख्याल रखने के लिए विंग को भेजा है। विंग मुस्कुराने लगा। जियांग चेंग जिसने बहुत गुस्से में, जिसका गुस्सा फटा जा रहा था, अपनी आँखों में आंसू और बदले की आग लेकर तलवार घुमाई और उस पहाड़ी के उस छोर पर मारी जहाँ से वो पहाड़ी टूट जाए और विंग गिर जाए। पर विंग को पता है अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ साथ उसका ये कभी ना बनने वाला दोस्त भी गिर जाएगा, वांग जी, जिसे विंग ने हमेशा अपना दोस्त माना है, पर वांग जी उसे हमेशा अपना दुश्मन मानते हुए आया है। ये भी गिर जाएगा। और जाते जाते विंग एक और इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता है कि उसने प्योरेस्ट इंसान जो इस दुनिया का होगा, हंगुन चुन, उसे अपने साथ ले डूबा। वो ये बोझ वो अपने सर नहीं ले पाएगा, नहीं होगा उससे। विंग ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वो नीचे गिर गया। लांग सेचेन जिन्हें पता है कि वांग जी कुछ भी कर सकता है, वो वहाँ थे वांग जी को रोकने के लिए। जिसका उन्हें डर था वही हुआ। वांग जी विंग का नाम लेता है, वी, और उस पहाड़ी से खुद भी कूद जाता है। सिचेन वांग जी का नाम लेकर चीखे। लांडी सिपस जिन्होंने सिचेन को पकड़ा, सिचेन खुद भी उस पहाड़ी से कूदने वाला था। सिचेन कहता है, मैं क्या करूँ इस पागल इंसान का। नीचे चलो, हमें वांग जी को ढूंढना होगा। वांग जी को कुछ हो गया तो कुल प्रमुख लान, हमें जल्दी नीचे जाना होगा। राजकुमार नीचे गिर गए हैं, ऐसा लगता है अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो वो। चुप रहो, नीचे जा जल्दी से। वो लोग नीचे उतरने लगते हैं जल्दबाजी में। वहाँ पर जियांग चेंग था जो नीचे नहीं जाना चाहता और देखना ही नहीं चाहता उस गिरे हुए मरे हुए इंसान को जिसे उसने खुद अपने हाथों से सजा दी है अपनी बहन की मौत के लिए। लांडिसिपस और लांग सिचेन बहुत ज़ोरों शोरों से उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, विंग को और वांग जी को, पर उन्हें वांग जी कहीं नहीं मिल रहा है। सिचेन घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आंसू तो उनकी आंखों में भी हैं। विंग जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, दिल से बहुत साफ सुथरा इंसान था, जिससे उनका भाई इतना प्यार करता था अपनी जान से ज़्यादा। वो इंसान मरेगा तो उन्हें दुख होगा, लेकिन उनका भाई अगर किसी और के लिए, जिस भाई को उन्होंने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, हर एक खतरे से बचाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ जो उसे पसंद आई उसके बिना कहे जानने की और उस तक पहुंचाने की कोशिश की, उस भाई को अगर वो इस तरीके से खो दे तो वो किसी हाल में भी वी वुशान को माफ़ नहीं कर सकते। वजह आखिर वही तो है। अगर वो अपने परिवार को चुन लेता उन लोगों के ऊपर, अपने आप को चुन लेता उन वेंस के ऊपर, तो आज वो सब खुश होते। वांग जी खुश होता, विंग खुद खुश होता, विंग की खुद की बहन भी नहीं मरती। सिचेन अपने मन में काफ़ी कुछ सोचे जा रहा था, लेकिन उसे पता है कि इसमें विंग की भी गलती नहीं है। गलती तो इन लोगों की है जिन्होंने उसे गलत समझा। उसकी खुद की भी गलती है जो उसने खुद समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। सिचेन ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था, पर उसे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। लांडिसिपस चारों तरफ फैले हुए थे। लांग सिचेन ढूंढते ढूंढते उस खाई के बिल्कुल नीचे आ चुके थे, एकदम नीचे। वहाँ उन्हें कुछ तो दिखाई दे रहा था, दो शरीर जो आपस में लिपटे हुए हैं और खून से लथपथ हैं, पूरी तरीके से लथपथ है खून में। सिचेन वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो नज़ारा जिस नज़ारे ने उनके दिल को झंझोड़ कर रख दिया। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है अपनी आंखें उठाकर इन दोनों को देखने की। इनकी जो हालत है उनकी आंखों से देखी नहीं जा रही, लेकिन देखना तो पड़ेगा। वो जो देख नहीं सकते वो सब उनके भाई के साथ हो रहा है।
वांग जी जो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र आया करता है, वो आज खून में लाल रंग से सना हुआ है। उसकी बाहों में विंग का वो बेजान शरीर है जिसमें कोई जान नहीं है। उसका चेहरा पूरी तरीके से खून से भरा हुआ, हाथ पैर पूरा शरीर खून से लथपथ है। काले रंग के रूप में भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा है चारों तरफ, फिर भी सिचेन को दिख रहा है कि कितना बुरा हाल है दोनों का। वांग जी जो आखिरी सांसें गिन रहा है अपनी। वांग जी जिसने विंग को कस के पकड़ा हुआ है, इतने कस के जैसे कि अगर वो उसने छोड़ दिया तो विंग जैसे इस शरीर से निकल के बाहर चला जाएगा और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। सुजैन अपने भाई को देखते हैं और उसके पास आहिस्ता से बैठते हैं। उनका दिल तो पूरी तरीके से टूट चुका है। वो जो नज़ारा देख रहे हैं ना, उसके बाद तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपना मुंह खोलकर कुछ शब्द कहें वांग जी से। पर उन्हें वांग जी को यहाँ से ले जाना होगा। वांग जी अगर यहाँ कुछ देर और रुका तो वो मर जाएगा। और सुजैन अपने प्यारे भाई को, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कैसे मरते हुए देख सकते हैं। सुजैन डरते डरते वांग जी को हल्का सा छूते हैं। उस हल्के से छूने से ही जैसे उन्हें इतना दर्द हुआ था अपने दिल में कि बस वो मरने वाले हों। उनके हाथ खून से सन चुका था उस हल्के से छूने से। वांग जी ने अपनी उन आँखों से, जिनमें खून के आंसू बह रहे थे शायद, क्योंकि उसके पूरे पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था, आंसू तो दिखाई दे ही नहीं रहे थे। वो अपनी उन्हीं आँखों से सुजैन को देखता है, जिनमें डर था, विंग को खोने का डर, दर्द था, विंग के बिना रहने का डर और निराशा थी। विंग का साथ ना देने की निराशा, इसके अलावा मरने की चाह थी ताकि वो विंग के साथ रह सके। सुजैन वांग जी को देख के वो बोलते हैं, वांग जी चलो हम गुसू चलते हैं, चलो। भाई मेरा विंग यहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। विंग हम दोनों यहीं रहेंगे अब हमेशा। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, हम दोनों साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। वांग जी चलो मेरे साथ, हम मास्टर वी का इलाज करवाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वांग जी ने एक बार अपने भाई को देखा और उसके चेहरे पर अचानक से एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट जैसे कि हमें पता होता है सामने वाला झूठ बोल रहा है और हम तब एक फीकी सी हंसी देते हैं। वो हल्के सा गेस्चर सुजैन को अंदर तक तोड़ने के लिए काफ़ी था। ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो बस अब बिखर जाएं। उनसे खुद को संभाला नहीं जा रहा है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो कैसे यहाँ बैठे हुए हैं, खुद को यूँ यूँ जकड़ कर वो बता नहीं सकते। बहुत मुश्किल है उनके लिए ये सब कुछ कहना और करना। सुजैन आहिस्ता से विंग के हाथ को पकड़ लेते हैं, जो कि शायद उनके खींचने भर से ही उसके शरीर से अलग हो जाएगा। उस हाथ को पकड़ के वो आहिस्ता से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वांग जी फिर से विंग को अपनी बाहों में जकड़ लेता है, पूरी तरीके से जकड़ लेता है और अपने भाई से कहता है, कब्र खोदना मेरी और विंग के, हम दोनों को साथ में दफन करना, हम हमेशा साथ रहेंगे, विंग मेरे साथ रहेगा। वांग जी मेरे साथ गुसू चलो, हम मास्टर वी का इलाज कराएंगे। वांग जी चलो, वांग जी मेरी बात सुनो, देखो चलो। सुजैन ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अपनी आवाज़ में वो एक आशा की किरण जैसे वांग जी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे कि वांग जी को पता था कि ये सब सफ़ेद झूठ है, एकदम सफ़ेद झूठ। सुजैन उसका बड़ा भाई, उसे उसके प्यार विंग से अलग करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी जिसने मना कर दिया जाने से, सुजैन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, अपने भाई को कैसे लेके जाए, कैसे उससे कहे कि अब मास्टर भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी सांसें बंद हो चुकी हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है। सुजैन को इन दोनों को ढूंढने में पूरे 2 पहर हो चुके थे। 2 पहर में तो विंग कब का मर चुका होगा, पता नहीं। वांग जी कैसे अब तक बचा हुआ है इतने ऊपर से गिरने के बावजूद। पर सुजैन जो हार नहीं मानना चाहता, वो अपने भाई को खोना नहीं चाहता। ऐसा कह सकते हैं उसके जीने की इकलौती वजह उसका भाई है।
जिसे वो किसी हाल में खो नहीं सकता। सचिन वांग जी से बोलते हैं, वांग जी पागल मत बनो, मेरे साथ गुस्सा चलो, अंकल बहुत गुस्सा करेंगे, तुम्हें पता है ना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। भाई आपने वादा किया था। सचिन जो अपनी जगह पर ठहर गया। उसे याद है यहाँ यहाँ आने से पहले उसने अपने भाई से गुस्सू में रहते हुए एक वादा किया था। वांग जी ने पहली बार उसके भाई से कुछ ऐसा कहा था जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कहा होगा। उसने कहा था कि आपको विंग को प्रोटेक्ट करना है। वो वहाँ नहीं होगा लेकिन सचिन को उसे प्रोटेक्ट करना है। फिर पता नहीं कैसे वांग जी खुद वहाँ आ गया और ये सब ऐसे हो गया। सब कुछ बिखर गया, बिगड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। वांग जी ने कहा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, सचिन को विंग को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। वांग जी सचिन की तरफ देखते हुए कहता है, बताओ भाई, लंस झूठ नहीं बोलते। मेरा विंग मेरे साथ है। शुक्रिया आपका हम दोनों को मिलाने के लिए। अब आप जाओ, अब जाओ विंग, हम दोनों साथ में रहेंगे। वी, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पहले नहीं बताया, माफ़ करना, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे रैबिट्स पसंद है क्योंकि तुम रैबिट की तरह दिखते हो। मुझे मिठाई पसंद है क्योंकि तुमने मुझे मिठाई खिलाई थी। विंग, हम अब साथ रहेंगे हमेशा। चलो एक साथ सो जाते हैं, एक साथ सोएंगे, एक साथ उठेंगे। ऐसा बोलकर वांग जी जो विंग को अपनी बाहों में और कस के पकड़ लेता है और वहीं उसी खाई के उस गहरे से मैदान में जहाँ पर हड्डियों का जैसे ढेर पड़ा था वहाँ पे लेट जाता है, विंग को अपने ऊपर लेटाकर। सचिन जो अब सह नहीं पाया, उसने कहा, वांग जी मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, अंकल गुस्सा करेंगे, मास्टर भी ठीक है, हम उन्हें ठीक कर देंगे। वांग जी जो अपने भाई से मुंह मोड़ लेता है, विंग के उन खून से सने हुए बालों में अपना फेस छुपा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सचिन तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भाई को सच में खो दिया है, अब वो उसे कभी वापस नहीं बुला सकता। सचिन को बहुत 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 डर लग रहा था। सचिन कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो, देखो मास्टर वे अभी ठीक हो सकते हैं, हमारी गुसु की लाइब्रेरी में ऐसे कुछ नियम है, हम उन्हें बचा सकते हैं। वांग जी अपनी आंखें खोल लेता है, हल्की सी उम्मीद के साथ में वो अपने भाई को देख रहा था। सचिन कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, तुम गुस्सू चलोगे ना, चलो गुस्सू चलते हैं। नहीं, अब जाओ और मेरे विंग को बचा लो, मैं गुस्सू चलूँगा। विंग को ठीक करके गुस्सू लेके जाएंगे। वांग जी तो जैसे जिद पे अड़ गया था कि वो बस विंग को ठीक करके ही गुस्सू लौटेगा। सचिन जैसे कोई उम्मीद नहीं थी, वो तो बस यूं कह रहा था कि एक बार वांग जी बस गुस्सू चले, इसके बाद जो होगा वो देख लेगा। पर वांग जी तो मान ही नहीं रहा है। सचिन को कुछ लगा कि वो क्या अपने गुरु माता या फिर अपने पूर्वज लान ई से जाके बात करे। उनकी आत्मा तो कोल्ड केव में है, वहाँ जाके वो उनसे मदद मांग सकता है। सचिन जो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, कहता है, वांग जी मेरा इंतज़ार करना, तुम हार मत माना, मैं बहुत जल्द लौट कर आऊँगा, तुम हार नहीं मानोगे ना, वादा करो हार नहीं मानोगे। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, आप वादा करो किसी भी हाल में विंग को बचा लोगे, बोलो, वादा करो भाई, फिर मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। सचिन तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ के वादा कर देता है कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो विंग को बचा लेगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए।
वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर दोबारा विंग की तरफ देखता है। विंग का फेस जो पूरी तरीके से खून में भीगा हुआ है, उसी उसी फेस पर वांग जी उसके फोरहेड पर चूम लेता है और फिर उसे लेकर फिर से लेट जाता है। सचिन जाते हुए एक बार अपने भाई को देखता है। उसका दिल तो जैसे रो रहा था। वो कैसे बताए उसे क्या महसूस हो रहा है। पर सचिन तुरंत वहाँ से निकल जाता है कि कोई रास्ता कुछ तो मिले, कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो कुछ कर पाए, कुछ मिनटों के लिए सही, पर वो भी फुशियान को होश में लेके आ पाए, ताकि वांग जी एटलीस्ट गूसू में आ जाए। इसके बाद सब कुछ संभल जाएगा, उसे यकीन है। पर एक बार वो गूसू आ जाए, वांग जी तो वहाँ से उठकर आने के लिए तैयार ही नहीं है। सचिन जल्दबाजी में गूसू के लिए निकल जाता है।